गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर रजत सिंह और आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं सेल डिवीजन और सेल साइकिल का चैप्टर। कई लोगों के लिए चैप्टर थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि नीट के अंदर इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं। वैसे पर्सनली मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बस चाहता हूं कि आप बस 1 घंटा फोकस करें और आज मैं आपको माइटोसिस सिखा के ही भेजूंगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ देखना है। तो हम समझते हैं सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। तो सेल डिवीजन और सेल साइकिल, तो सेल का मतलब क्या होता है? आप सब जानते हैं सेल क्या होता है। तो सेल कुछ भी नहीं होता है, सेल ऐसे कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन मतलब एक ऐसी बेसिक लिविंग एंटिटी जो एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाती है और एक बेसिक फंक्शन परफॉर्म करती है लिविंग का। जैसे हम लाइफ है, सेल भी एक लाइफ है। तो लिविंग होने के लिए उसको एक बेसिक स्ट्रक्चर में आना पड़ेगा। तो वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो सकती है? वो होती है हमारी सेल। तो इसको सेल बोला जाता है। अब क्या होता है, अगर हमारा चैप्टर देखें तो सेल डिवीजन के बारे में। तो सेल डिवीजन क्यों करना पड़ता है भाई? जैसे हम इंसान है या कोई भी ऑर्गेनिज्म आप ले लो, तो जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सबको कहीं ना कहीं अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस करते रहनी पड़ती है, क्योंकि ईश्वर ने ऐसा बनाया है ये सिस्टम कि आगे से आगे अगर प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उस जनजाति का सर्वनाश हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर लोगों को जो है प्रोजेनी प्रोड्यूस करनी पड़ती है ताकि वो उनकी जगह ले सके। ये चीज हमारी सेल भी जानती है असलियत में। कोई अगर लिविंग है और ये चाहती है कि मेरी लाइफ असलियत में चलती रहे, तो इसको भी आगे डिवाइड करना पड़ेगा। इस टर्मिनोलॉजी को बोला गया सेल डिवीजन। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब सेल डिवीजन की बात कर लेते हैं अपन। सेल डिवीजन, डिवीजन में डिवीजन। तो सेल डिवीजन के अंदर दो फेज आते हैं असलियत में। सबसे पहले आता है आपका इंटरफेज। इंटरफेज, इसको रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं अपन, रेस्टिंग फेज। ठीक है, दूसरा आ जाता है अपना एम फेज। इसको सेल डिवीजन प्रॉपर भी बोल देते हैं अपन, सेल डिवीजन प्रॉपर, सेल डिवीजन प्रॉपर भी बोल देते हैं हम। तो सेल डिवीजन के अंदर ये दो तरीके के फेज आते हैं असलियत में। इसको अपन इस तरीके से बना देते हैं। अब जो होता है हमारा इंटरफेज होता है असलियत में। इंटरफेज में तीन और फेज आ जाते हैं। कौन कौन से हैं आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहला वाला होता है अपना G1 S G2। G1 को हम गैप 1 भी बोल देते हैं, गैप 1। एस फेज को सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, सिंथेसिस फेज। और G2 को बोल देते हैं गैप 2, गैप 2। तो ये तीन तरीके के फेज होते हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें एम फेज की, तो इसमें दो टाइप के फेज पाए जाते हैं, बता देता हूं। एक तो होता है हमारा कैरियो, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा है हमारा साइटो काइनेसिस। नाम से पता लग रहा है, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म। तो जो सेल है हमारी असलियत में, उसके पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और उसके बाद में उसका सेल जो है साइटोप्लाज्म में डिवाइड होने लग जाता है। तो इसके अंदर हमारे कुछ फेज आते हैं। सबसे पहला आता है इसमें प्रो फेज, देन आता है मेटाफेज, मेटाफेज। उसके बाद आ जाता है हमारा एनाफेज, और उसके बाद आ जाता है हमारा फोर्थ टीलोफेज। उम्मीद कर रहा हूं आपको दिखाई दे रहा होगा असलियत में, क्योंकि नीचे क्या है छोटा छोटा लिख रहा हूं। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस मतलब आप जानते ही हैं साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो सेल को डिवाइड होने की क्या जरूरत है, ये मैं आपको बता चुका हूं। सेल डिवाइड करती है एक पर्टिकुलर टाइम पे, ताकि अपनी लिविंग, अपनी लाइफ को इंश्योर करने के लिए, ताकि उसका जीवन हमेशा चलता रहे। तो सेल डिवीजन को जिस तरीके से होता है, जैसे एक पर्टिकुलर सेल है, ये हम बना देते हैं इसका न्यूक्लियस, एन फॉर न्यूक्लियस। ये आगे जाती है और आगे जाके इस तरीके से ये एक रफ डायग्राम मैं आपको बता रहा हूं असलियत में कि भाई क्या है। ठीक है, और आगे जाके ये दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है।
आपको आया होगा समझ में किस तरीके से डिवाइड हो रही है। तो यही बस सेल डिवीजन है और हमें इस पेजेस के अंदर इसको समझने की कोशिश करनी है। ये मैंने आपको चार्ट बताया, आप उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब हम एक एक करके कुछ नहीं करेंगे, बस एक एक करके इन सारे स्टेजेस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बेसिक है, बहुत आसान है, आराम से समझ में आएगा। तो अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं इस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ। इसको मिटा देते हैं अभी। तो सबसे पहले हमारी स्टेज आ जाती है असलियत में कौन सी, बताते हैं कौन सी। सबसे पहले आएगी हमारी G1 फेस या इंटरफेस कह लो। तो यहां मैं लिख देता इंटरफेस। इंटरफेस, इंटरफेस के अंदर क्या होता है? इंटरफेस के अंदर कुछ भी नहीं होता। ये अगर हमारी एक सेल साइकिल है, अगर मैं आपको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं तो ये तीन मैंने इसके पहले तो भाग बना दिए। इसका नाम रखते हैं G1, S, G2 और ये हो जाता है हमारा M फेस। M फेस में तीन हो जाते हैं, प्रो, मेटा, एना, टीलो, ठीक है। अब जो सेल साइकिल होती है अगर वो यहां से शुरू होती है असलियत में, तो ये जो 95% ऑफ द टाइम है असलियत में, 95% ऑफ द टाइम जो है ये असलियत में इंटरफेस में ही प्रेजेंट रहती है। और जो ये अपना जो 5% टाइम है ये एम फेज में आता है। यानी जो आपको बेसिक सेल डिवीजन देखने को मिलेगा असलियत में, हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं, तो वो 5% ऑफ द टाइम में देखने को मिलेगा, लेकिन 95% ऑफ द टाइम के अंदर तो कुछ हो ही नहीं रहा होगा ऐसा आपको माइक्रोस्कोप में दिखेगा। तो आप ये समझ लो जैसे एक फिल्म होती है, हम फिल्म के ऊपर साल भर मेहनत करते हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर मिलकर सारा एडी चोटी का जोर लगा रहे होते हैं, लेकिन जो फिल्म होती है देखने वाली वो 3 घंटे के अंदर खत्म हो जाती है, आपके नीट के एग्जाम की तरह, ठीक है। तो इस तरीके से होता है सेल साइकिल, सेल डिवीजन। अब क्या होता है, सेल को डिवाइड होने की जरूरत क्यों पड़ती है जरा जान लेते हैं। तो सेल डिवाइड क्यों होना चाहती है, कैसे हो रही है सेल डिवाइड, आइए देखते हैं। अगर हम इंटरफेस के अंदर देखें तो इंटरफेस के अंदर आता है, सबसे पहले आ जाता है G1। G1 को गैप 1 कर देते हैं, गैप 1, ठीक है, गैप 1 कर देते हैं। अरे हाँ, इसके अंदर मैं आपको एक चीज और बतानी भूल गया हूँ, सेल डिवाइड करती है, सेल डिवाइड की नेसेसिटी क्या है। मान लो आपके असलियत में बॉडी में एक जख्म हो गया, असलियत में ये जख्म है, इससे ये देखो बूंद बूंद करके आपका खून भी बह रहा है, ये देखो बह रहा है, नदियां बह रही हैं। तो अब यहाँ क्या होगी, इसको हील होना पड़ेगा। तो हील होने के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ पर बाउंड्री पे असलियत में इसकी ये सब सेल्स है ना, ये यहाँ पर डिवाइड करने लग जाएंगे, 1 से 2, 2 से 4, ठीक है, 4 से 8, 8 से 16, और इस तरीके से डिवाइड करके ये इस वुंड को जो है फिल अप कर देंगे असलियत में, और खून आना बंद हो जाता है। खून तो वैसे पहले बंद हो जाता है, पर इस तरीके से आना बंद हो जाता है। इसीलिए सेल को डिवाइड होने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सेल डिवीजन असलियत में माइटोसिस जो है वो हमारी बॉडी में रिपेयर के लिए भी काम आता है। तो अगर हम गैप 1 फेज की बात करें तो गैप 1 फेज के अंदर क्या होता है, गैप 1 फेज के अंदर आप इस तरीके से समझो, जैसे ये हमारी सेल है, ठीक है, ये, और इसको मिटा देते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं, मिटाने के बाद थोड़ी और बड़ी सेल बना देते हैं। तो देखा जाए तो क्या हो रहा है, जो सेल का जो साइज है वो बढ़ता नहीं जा रहा है क्या, देखो पहले इतनी थी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो जो हम इंटरफेस की बात करें, इंटरफेस के अंदर सेल का जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, देखो सेल इंक्रीज होती जा रही है, पर न्यूक्लियस का साइज सेम है। तो अगर मैं आपको बताऊं जैसे न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मा रेशो जो है, तो अगर हम इस रेशो की बात करें, कंटीन्यूअसली देखो डिनोमिनेटर के अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब आपने मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा, साइटोप्लाज्म जब होता है हमारा बढ़ता जा रहा है, या फिर डिनोमिनेटर जो है वो बढ़ता जाता है, ये रेशो घटता जाता है ना। तो ये रेशो घटता जाता है, तो इसका मतलब ये है कि सेल को जरूरत क्यों है डिवाइड होने की। तो यहां मैं आपको मेंशन करके लिख देता हूं, सेल डिवाइड्स टू रेस्टोर न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशो, यानी न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशो को रेस्टोर करने के लिए, यानी वापस से साइटोप्लाज्म जो बड़ा हुआ था वो कम हो जाए और न्यूक्लियस तो जो है वो कांस्टेंट है, तो ये रेशो को रेस्टोर करने के लिए सेल को डिवाइड इवेंचुअली करना ही पड़ता है। अब आप यहां देखो साइटोप्लाज्म 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 बढ़ता जा रहा है, कभी ना कभी तो इसको जरूरत लगेगी ना कि इसको डिवाइड होने की जरूरत है, बस इसी वजह से इसको डिवाइड होने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब हम यहां पर पढ़ते हैं G1 फेज। G1 फेज के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, G1 फेज के अंदर कुछ भी नहीं होता है। सेल जो है असलियत में सबसे पहले इट इज
द फेज बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर और माइटोसिस के बीच का ये गैप वन जो है वो फेज होता है असलियत में। ठीक है, अगर हम बात करें इंटरफेस की जिसके अंदर G1 S G2 तीनों आ जाते हैं, तो अगर हम इसके कुछ पॉइंट्स यहां लिखना चाहें तो क्या बनते हैं भाई, ये एक फेज है ऐसे ऐसे करके जहां पर जो सेल है, सेल जो है असलियत में डबल इट्स जीनोम, तो सेल डबल इट्स जीनोम, तो जो सेल है जीनोम को डबल कर लेती है, रेप्लिकेट्स अदर components of cell, इसको मिटा देते हैं हम। ठीक है, और सेल prepare itself for division। ठीक है, ये तीन पॉइंट जो है असलियत में ये आपके इंटरफेस के हो गए। अब हम गैप वन के अंदर आ जाते हैं, तो गैप वन के अंदर क्या करना है, तो गैप वन के अंदर कुछ भी नहीं करना है, जो सेल है असलियत में माइटोसिस, असलियत में माइटोसिस और डीएनए जो रेप्लिकेशन है यानी जो एस फेज आएगा उसके बीच का गैप है। चलो आगे बात कर लेते हैं। एक और फेज होता है असलियत में जिसको मैं आपको बता देता हूं, जिसको जी नॉट बोलते हैं। आपको अगर मैंने यहां पर बताई होगी इस तरीके से, अगर सेल साइकिल है, ठीक है, तो सही बन गया ये इसको एम फेज कर देते हैं, ये होगा G1 S G2। ठीक है, एक जी नॉट फेज भी होता है, जी नॉट फेज, इसको हम क्विसेंट स्टेज भी बोलते हैं, क्विसेंट स्टेज, QUIS क्यूसिएंट स्टेज के अंदर क्या होता है, अगर सेल साइकिल जो है, सेल साइकिल जैसे इस तरीके से G1 S G2 और M फेज करके कंप्लीट होती है यहां पर आके इस पॉइंट पर, लेकिन क्यूसिएंट स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जिसको हम G नॉट बोलते हैं, जहां पर सेल साइकिल जो होती है वहां से सेल डिवीजन की साइकिल से एग्जिट कर जाता है। ये एक हमारा बहुत फेमस नीट का क्वेश्चन भी है कि सेल साइकिल से सेल एग्जिट कब करता है, तो ऑप्शन के अंदर एक था कि आफ्टर G1, तो यहां मैंने मेंशन कर दिया असलियत में इस तरीके से, जैसे G1 निकलता है वो यहाँ G नोट में चला जाता है। अब भाई G नोट में चला जाता है, तो G नोट में जाने का फायदा क्या है असलियत में, सेल साइकिल को डिवीजन को मना क्यों कर रही है कि भाई हमें डिवाइड नहीं करना। देखो आपको कुछ है ना सेल्स के बारे में पता होगा, जैसे मैं आपको अलग अलग से बता देता हूँ, यही मैं बता देता हूँ। जैसे कुछ सेल्स होती है हमारी न्यूरॉन्स, ठीक है, मसल्स और कार्डियक सेल्स। इन तीन सेल या इसके अलावा और भी कोई, आपने कभी देखा होगा कि इनमें रीजनरेशन कभी नहीं होता। ये देखो न्यूरॉन तो खासकर, न्यूरॉन में तो बिल्कुल भी नहीं होता। आपने कभी देखा होगा जैसे कोई सड़क पे जा रहा हो, किसी के साथ खुद ना खासता ऐसा कभी हो, पर किसी के साथ हेड इंजरी हो गई, कोई एक्सीडेंट के अंदर कुछ ज्यादा तकलीफ, तो उसको एक सीरियस इंजरी बोला जाता है। क्यों सीरियस बोला जाता है, क्योंकि जो देखो न्यूरल टिश्यू है असलियत में उनके अंदर रिपेयर के चांस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से तो इन तरीके की जो सेल्स होती है असलियत में, हार्ट की सेल्स हो गए, हार्ट डैमेज होता है, हार्ट हील नहीं कर पाता अपने आप को, तो इन तरीके की जो सेल्स होती हैं ये सेल साइकिल से एग्जिट कर जाती हैं। और जो नीट में क्वेश्चन आया था सेल साइकिल से कब एग्जिट कर जाती है, वो है आपका G1 के बाद, तो G1 से जस्ट बाद निकल के G नोट में चले जाते हैं, तो G नोट को हम बोलते हैं क्विसेंट स्टेज। तो ये सारे सेल हमारे सेल जो है वो क्विसेंट स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, ये सेल साइकिल से एग्जिट कर गए हैं। ये भी एक नीट का क्वेश्चन है, तो आपको इसे याद रखना है। ठीक है, तो अब मैं इसको रन कर देता हूं ऐसे करके। G1 हो गया अपना फेज G1 S G2, और हां यहाँ एक पॉइंट और रह गया, वो मैं आपको वैसे भी पहले बता चुका हूं। G नोट को हटा लेते हैं, ठीक है ना। सेल कंटीन्यूअसली grows and increase its size, तो जो अपना साइज है वो इंक्रीज करते हैं, और जो सेल होती है इसलिए सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, तो सेल जो है वो मेटाबॉलिकली
मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने ये सब लिख लिया होगा। इसके बाद हम आएंगे एस फेज के ऊपर, तो मैं इसे रख कर देता हूँ। ठीक है, चलिए आइए आगे हम जानने की कोशिश करते हैं। इसको सुनाएं एस फेज के बारे में। एस फेज, एस फेज को सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। एस फेज के अंदर क्या होता है, जो हमारा जो डीएनए होता है असलियत में वो रेप्लिकेट होता है। तो डीएनए रेप्लिकेट्स, ठीक है, और न्यू डीएनए मॉलिक्यूल is not distinct। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा डीएनए होता है इस तरीके से, तो ये डीएनए का जो मॉलिक्यूल है असलियत में ये दूसरे वाले डीएनए से बिल्कुल भी सेपरेट अलग नहीं होता, मतलब मिलती जुलती शक्ल होती है इनकी। ये देखो, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये हमारा हो जाता है डीएनए, ठीक है ना। तो इसकी शक्ल बिल्कुल इसी से मिलती जुलती होती है। तो डीएनए जो होता है वो बिल्कुल भी अलग नहीं होता, डीएनए रेप्लिकेट होता है। ठीक है, दूसरी चीज एक होता है हमारा सेंट्रियोल। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल आल्सो डुप्लीकेट्स हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो डीएनए को असलियत में बाइंड करके रखता है और डीएनए को बाइंड करता है। अगर यहाँ मैं बात कर दूं हिस्टोन प्लस, तो हिस्टोन से ये आगे जाके इनकी कंडेंसिंग हो जाती है और ये आप सबके और हम सबके पसंदीदा क्रोमोसोम बन जाते हैं। इस तरीके से आपने देखे होंगे हमेशा। तो ये हिस्टोन प्रोटीन की वजह से ही इनकी जो होती है कॉइलिंग वगैरह होती है। तो हिस्टोन प्रोटीन को भी डबल होना पड़ेगा, क्योंकि पहले एक डीएनए को कर रहा था, पर दूसरा अगर डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है तो दूसरा भी होगा, तो उसके लिए भी हिस्टोन चाहिए। तो हिस्टोन प्रोटीन रेप्लिकेट्स, तो ये भी रेप्लिकेट हो गया। ठीक है, और क्या देखने को मिलता है? अच्छा हाँ, मैं आपको बताना भूल गया सीएन में, जो इससे पहले हमने गैप 1 देखा था, गैप 1 या जीवन। तो जीवन के अंदर क्या होता था, एक पॉइंट ऐड कर लेना, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज, इसको नीचे लिख देता हूं, ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट्स। तो जो मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, सेल जैसे कि एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जैसे ईआर हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया, गोल्जी बॉडी, ठीक है, इस तरीके के। तो जितने भी ये सारे अपने ऑर्गेनेलीज होते हैं, ये सारे भी डुप्लीकेट हो जाते हैं असलियत में गैप 1 के अंदर। तो आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं प्लॉइडी के बारे में। जैसे प्लॉइडी के बारे में आपने कभी सुना होगा, तो प्लॉइडी देखते हैं क्या होती है। प्लॉइडी क्या होती है, देखो आपने सुना होगा नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो जो नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है असलियत में, ठीक है, तो नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, उसको प्लॉइडी बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें प्लॉइडी, मैं आपको दो टाइप की प्लॉइडी बताता हूं। एक होता है हमारा डिप्लॉइड और एक होता है अपना हैप्लॉइड। एक होता है डिप्लॉइड, एक होता है अपना हैप्लॉइड, ठीक है। डिप्लॉइड को हम 2n से डिनोट करते हैं, n मतलब एक प्लॉइडी, और हैप्लॉइड को एक बोलते हैं n, ठीक है। अब क्या होता है, अगर हम ह्यूमन डीएनए की बात करें असलियत में, तो हम असलियत में डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं। मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को थोड़ा सा बड़ा कर देता ताकि आपको समझ में आए। तो हमारे असलियत में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 22 प्लस सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो 22 प्लस या 23 कर लेते हैं अपने इसको, 23, ठीक है, और ये हो जाता है अपना 23। तो जो 23 क्रोमोसोम होता है असलियत में n, और ये जो है अपना n, तो ये जो प्लॉइडी होती है, एक तो हमारी आती है फादर से, जिसको हम बोलते हैं पैटर्नल, और एक हमारी जो आती है इस साइड असलियत में ये होती है मैटरनल। मैटरनल का मतलब ये है कि ये ओवम था असलियत में इस तरीके से, और जो पैटर्नल है असलियत में ये एक स्पर्म था इस तरीके से। तो इन्होंने फ्यूज किया और इन्होंने बनाया जाइगोट, और इसकी प्लॉइडी हो जाती है हमारी 2n। लेकिन अगर हम बात करें इसकी हैप्लॉइड की, तो हैप्लॉइड के अंदर क्या होता है, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे, जैसे सोशल इंसेक्ट्स, तो यहां लिख देता हूं मैं सोशल इंसेक्ट्स। सोशल इंसेक्ट्स के अंदर आ जाते हैं जैसे ड्रोन, ठीक है, हनी बी एक्सेट्रा। तो
तो ड्रोन के अंदर क्या होता है, जो ड्रोन होता है असलियत में वो हनी बी के साथ में रिप्रोड्यूस करने के लिए ही जन्म लेता है, तुम ऐसे समझ सकते हो। तो इनकी प्लॉइडी होती है हमारी एन, ठीक है। तो जो हनी बी होती है असलियत में ये भी यहाँ माइटोसिस से एन से, जो हम डिवीजन पढ़ रहे हैं माइटोसिस से एन वाली प्लॉइडी के गैमेट्स ही फॉर्म करेगा, और जो फीमेल होगी असलियत में हनी बी वो भी एन के गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर आपने कभी देखा होगा ह्यूमन के अंदर, जैसे इनकी प्लॉइडी थी एन, ये होती है मैटरनल, ये होती है पैटर्नल, इनकी प्लॉइडी तो एन थी, तो ये हम ऑर्गेनिज्म तो 2n है, तो 2n से बनाने के लिए यहाँ पर एक नए टाइप का डिवीजन होता है जिसको बोलते हैं हम मियोसिस। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इस टाइप के डिवीजन को 2n से n बनाने के लिए मियोसिस, इसमें टोटल प्लॉइडी जो होती है वो लगभग आधी हो जाती है, ठीक है। सोशल इंसेक्ट्स जैसे अपने ये हो गए ड्रोन वगैरह, हनी बी, इनके अंदर क्या होता है माइटोसिस, जैसे जो हम डिवीजन पढ़ रहे हैं रेप्लिकेशन, ये n से n बना देता है। तो ये फर्क है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा प्लॉइडी के बारे में, ठीक है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, सेंट्रियोल अपना डुप्लीकेट हो गया। अब सेंट्रियोल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सेंट्रियोल होता क्या है। देखो ये हमारी प्यारी सी सेल है, ठीक है, इसके अंदर तो पड़ा है हमारा क्रोमोसोम या फिर इसको कह लो जेनेटिक मटेरियल या जीनोम कह लो, कुछ भी। अब क्या होता है, जो सेंट्रियोल होता है इसके अंदर वो साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा रहता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है। तो इस चीज को बोला गया है इसके अंदर में सेंट्रियोल। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल का काम क्या होता है? सबसे पहले सेंट्रियोल के ऊपर जो एक नीट में क्वेश्चन आता है वो हम पढ़ लेते हैं। मैं इसको रेड पेन से लिख देता हूं। तो जो सेंट्रियोल होता है असलियत में, यहां कर देता हूं बीच में, इधर सेंट्रियोल असलियत में है नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। तो जो सेंट्रियोल है असलियत में वो नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है और ये साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है। हम इसको बोल देते हैं एस्टर, ठीक है। मैं बार बार सेंट्रियोल नहीं बोलूंगा, मैं एस्टर बोलूंगा। तो जो एस फेज होता है हमारा, उसके अंदर ये भी डिवाइड होता है, ये हो जाएगा इनटू 2, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में ये डिवाइड हो जाएगा, इनटू 2 हो जाएगा असलियत में, ठीक है। अब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, एस फेज के बाद आ जाता है आपका G2 फेज आ जाता है। तो मैं इसको रब कर देता हूं, उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। एक्चुअली क्या टाइम की बहुत शॉर्टेज है, तो आज थोड़ा इस चीज को आपको जल्दी लिखना होगा, ठीक है। तो आगे हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आ जाता है आपका G2। G2 को हम गैप 2 बोलते हैं, वही सेम पहले की तरह। गैप 2 के अंदर क्या होता है? गैप 2 के अंदर क्या होता है, देखो अब है ना, यहाँ पर इंटरफेस खत्म होने वाला है और इसके बाद एम फेज चालू होने वाला है, या सेल डिवीजन प्रॉपर भी जिसे बोलते हैं हम। तो इसके अंदर क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स रिक्वायर्ड, क्योंकि देखो प्रिपरेशन तो देखो खत्म होने वाली हो गई ना, तो सेल डिवीजन चालू हो जाएगा। तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर माइटोसिस, ठीक है। तो माइटोसिस के लिए जो भी अपने को रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो सारे सिंथेसिस होने लग जाएंगे, ठीक है। तो यही होता है इसके अंदर। और यहां पर जो होता है, जो सेल साइज इज फुली इंक्रीज्ड, तो सेल साइकिल, सेल्स जो साइज है असलियत में फुली इंक्रीज हो चुका है असलियत में। साइटोप्लाज्म जो है असलियत में वो अपने मैक्सिमम पे पहुंच चुका है। अब इसको सेल डिवीजन को होने की अब बहुत जरूरत हो गई है। तो अब हम आगे क्या करते हैं, G2 हो गया। अच्छा हाँ, मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं। अब क्या होगा इसके बाद में, गैप 2 के बाद जो अब हमारी आएगी, इसके बाद में एम फेज आएगी, ठीक है। तो हम एम फेज पढ़ना शुरू कर देते हैं। मैं उसी के अंदर आपको समझा दूंगा ये चीज, तो उम्मीद करता हूं आपने लिख दिया होगा, ठीक है। एम फेज, यहां एम फेज, जिसको हम सेल डिवीजन प्रॉपर भी बोलते हैं। एम फेज के अंदर हमारे 4 फेज आएंगे, आपको पता ही है। प्रो फेज, ऑर्डर भी यही होगा, मेटा फेज, एनाफेज और उसके बाद टीलोफेज। ठीक है। तो अब हम पहले सबसे पहले बात करते हैं कि मेटाफेज क्या है। भाई साहब, मेटाफेज असलियत में है मोस्ट ड्रामेटिक, कईयों को शायद पता नहीं होगा ड्रामेटिक का मतलब इंप्रेसिव होता है। तो मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल,
तो सबसे ज्यादा ड्रामेटिक फेज है असलियत में सेल साइकिल का। मतलब कहने का मतलब है कि पिक्चर तो पूरी बन के तैयार हो गई है, अब तो वह 3 घंटे की दिखानी रह गई है थिएटर के अंदर बिल्कुल ही। तो अब हम इसके अंदर बात कर लेते हैं प्रोफेज की। चलो भाई प्रोफेज क्या होता है? तो जो हमारा प्रोफेज होता है असलियत में, प्रोफेज को मैं यहाँ आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आता है प्रोफेज के अंदर, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है असलियत में, जिसको हम क्रोमेटिन बोल देते हैं, क्रोमेटिन स्टार्ट्स टू कंडेंस। तो जो हमारा क्रोमेटिन है असलियत में, मैं आपको बताता हूँ क्रोमेटिन है क्या। तो आइए थोड़ा बहुत इस बारे में जान लेते हैं। मैं ये वही चीज है असलियत में जो आपको बताने वाला था इससे पहले। तो देखिए ये हमारे होते हैं असलियत में ये न्यूक्लियस, और ये हो गई हमारी सेल। तो हमारी सेल के अंदर ये धागे की तरह इस तरीके से प्रेजेंट रहता है। ये जेनेटिक मटेरियल हमेशा क्रोमोसोम की फॉर्म में प्रेजेंट ही रहता है, धागे की फॉर्म में रहता है। तो इस तरीके के जो धागे होते हैं असलियत में, इनकी जब कंडेंसिंग हो जाती है तो ये बाद में जाके इस तरीके के क्रोमोसोम बन जाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके के क्रोमोसोम बन जाते हैं। अब कई लोग कहेंगे सर आप तो क्रोमोसोम कभी ऐसे बना देते हो, कभी ऐसे बना देते हो, कभी ऐसे बना देते हो, इनमें फर्क क्या है? तो आइए जान लेते हैं ये भी। एक्चुअली क्या होता है, जैसे अगर हमारी ये क्रोमेटिन है, आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी, इसको बोल देते हैं हम क्रोमेटिन, और ये हो जाता है हमारा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ठीक है। ये हो जाती है हमारी क्रोमोसोम। अब मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बताने की कोशिश करता हूं, जरा जानिए ध्यान से। क्या होता है, ये तो क्रोमेटिन मटेरियल है, ये कंडेंस होता है, ये क्रोमोसोम बनाता है। अब क्रोमोसोम जो होते हैं हमें वो अभी देखने को नहीं मिलते इंटरफेस में, ये हमें देखने को मिलते हैं एम फेज में। पर मैं आपको समझाने के लिए क्रोमोसोम का एग्जांपल दे रहा हूं इससे पहले वाले फेज में, ताकि आपको क्रोमेटिन से समझ में नहीं आएगा ना भाई डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है। एक्चुअली डीएनए रेप्लिकेट क्रोमेटिन की फॉर्म में ही हो रहा है, लेकिन जो क्रोमोसोम है असलियत में वो आपको बन के दिखाई, अब देखो मैंने यहाँ लिखा है ना क्रोमेटिन स्टार्ट्स टू कंडेंस। तो यही वो फेज है जहां से क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है। दूसरा पॉइंट इसका क्या बनता है अपना प्रोफेज का, भाई ये है जो न्यूक्लियर एनवेलप है, एनवेलप स्टार्ट्स टू डिसअपियर, ठीक है। जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो तो अपना डिसअपियर होना शुरू हो जाता है इस तरीके से। तो अब ये क्रोमेटिन है, क्रोमोसोम, मतलब अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है टूटने लग गई है धीरे धीरे करके भाई साहब, और जो क्रोमोसोम की तरफ ये बनने लग गए हैं, अब ये क्रोमेटिन क्रोमोसोम बनने लग गए हैं ऐसे ऐसे करके। अब मैंने इन दोनों को क्रोमोसोम क्यों बोला है, इंपॉर्टेंट चीज है, जानने की कोशिश करते हैं। देखो भाई क्या होता है, ये क्रोमोसोम की बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हो जाता है हमारे डीएनए का रेप्लिकेशन इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी एक क्रोमोसोम है, वन क्रोमोसोम, ठीक है। और ये भी जो चीज है असलियत में हमारी, ये भी वन क्रोमोसोम ही कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, आइए समझते हैं। देखो ये एक बड़ी सी क्रोमोसोम, ठीक है, ये हमारी क्रोमोसोम हो गई है, और इस पार्ट को हमारी बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो जो सेंट्रोमियर पार्ट है, जब तक एक क्रोमोसोम जो है वो दूसरे वाले से अटैच रहता है, इस सेंट्रोमियर पार्ट के जरिए, इस वाले पार्ट के जरिए, तब तक वो एक ही क्रोमोसोम कहलाता है। ये देखो ये एक क्रोमोसोम है और ये भी एक ही क्रोमोसोम है ना। तो क्रोमोसोम का नंबर कब बढ़ता है, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता है जब इसका सेंट्रोमियर इससे अलग हो जाए। यानी अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो है ये अलग हो जाएगा अगर इससे, ठीक है, दिखाता हूं ऐसे करके। तो अगर ये इस तरीके से अलग हो गया इससे, अब ये दो क्रोमोसोम कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन जब तक ये साथ में अपनी कमर से जुड़े रहते हैं, जिसको हम सेंट्रोमियर कह रहे हैं, तब तक ये कहलाते हैं। यहाँ पर एक नई टर्म निकल के आने वाली है हमारे सामने, जिसका नाम है दे बोथ आर सिस्टर क्रोमेटिड। ये आपस में असलियत में सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। तो ये वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं असलियत में। तो ये हो गया हमारा एम फेज हो गया। अब एम फेज के अंदर हमारा ये प्रोफेज है, ठीक है। तो प्रोफेज हो गया। अब लेट प्रोफेज की बात करते हैं। लेट प्रोफेज में क्या होता है, देखो लेट प्रोफेज के अंदर होता है अपना, मैं यहाँ इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ये उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा, ठीक है, ये उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा।
तो अब हम प्रोफेज की बात करते हैं, इसी को हम आगे यहाँ पर ले आते हैं। तो जो हमारी जो न्यूक्लियर एनवलप है वो डिस्टर्ब होने लग गई है, तो अब जो होगा यहाँ पर ये कंडेंस भी हो जाएंगे असलियत में इस तरीके से, ठीक है। कंडेंस होने के बाद में यूं करके, और हाँ ये जो हमारे यहाँ पर आपको पता है कि असली सेंट्रियोल की डुप्लीकेट हो गया था, ठीक है। ये दो अलग अलग पोल पे जाने लग जाएंगे इस तरीके से, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ये इधर से जाएगा, ये इधर से जाएगा, इनको हम एस्टर बोलेंगे। तो अब देखो आता है हमारा, ये तो है प्रोफेज का स्टार्ट, और अब मैं आपको बता रहा हूँ लेट प्रोफेज। तो लेट प्रोफेज की बात करते हैं। लेट प्रोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर एनवलप पूरी डिसअपीयर हो जाएगी, हमारे जितने भी सेल ऑर्गेनेल है वो सारे डिसअपीयर हो जाएंगे, और यहाँ पर जो असलियत में हमारे ये जो है सेंट्रियोल, ये अपोजिट पोल पर आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं अभी बिखर जाएंगे असलियत साइटोप्लाज्म में। तो इस तरीके से मैं आपको बना देता हूँ ऐसे ऐसे करके, ये देखो कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, अजीब सा बन गया है तो थोड़ा सा जैसे प्यारा वाला रूप से बन गया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और एक हम बना देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो जो होता है असलियत में, ये जो सेंट्रियोल है इसको हम एस्टर भी बोलते हैं, इनके अंदर से एक स्पिंडल फाइबर निकलता है, और ये स्पिंडल फाइबर इनसे करता है ज्वाइन, और इधर भी जो है ये असलियत में इस तरीके से कर लेगा इनसे ज्वाइन, ऐसे करके, ठीक है। तो अब की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारा जो ये है एस्टर और ये स्पिंडल फाइबर, एक नीट का क्वेश्चन आता है असलियत में कि जो ये एस्टर है, एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं माइटोटिक एपरेटस, एपरेटस बोलते हैं इस चीज को, ठीक है। तो माइटोटिक एपरेटस बोलते हैं। अपने आप ये नीट का क्वेश्चन है, हम इसको स्टार मार्क कर लेते हैं। दूसरी चीज, एक नीट के अंदर और क्वेश्चन आता है, अगर हमारा ये क्रोमोसोम है इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पर मैं अब इसको एक चीज छोटी सी मार्क कर देता हूँ इस तरीके से। तो एक बार नीट में क्वेश्चन आया था जिसके अंदर पूछा गया था कि सेंट्रोमियर के किस पार्ट से स्पिंडल फाइबर किनको बोलते हैं, इन चीजों को, इसको मैं लाल पेन से मार्क करता हूँ, देखो ये स्पिंडल फाइबर, और ये हो जाता है हमारा एस्टर, ठीक है। इन दोनों को मिला के बोलते हैं माइटोटिक एपरेटस। अब एक क्वेश्चन यहां बनता है कि जो रेड चीज मैंने मार्क करी है इसको बोलते हैं हम काइनेटोकोर्स। तो ये भी अपने आप में नीट का क्वेश्चन है, मैंने इसको स्टार मार्क कर दिया है कि सेंट्रोमियर के ऊपर स्पिंडल फाइबर जो है असलियत में वो किस पर अटैच रहता है, तो वो अटैच रहता है असलियत में अपने काइनेटोकोर्स पर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा वैसे करके। तो इस तरीके से हमारा जो प्रोफेज है असलियत में, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसअपीयर होती है, और यहाँ कंप्लीटली डिसअपीयर हो गई लेट प्रोफेज पर, और स्पिंडल फाइबर जो है वो काइनेटोकोर कह लो या फिर सेंट्रोमियर कह लो, उन पे अटैच हो चुके हैं, और यहाँ पर ये रैंडमली बिखरे हुए हो गए हैं इस तरीके से। तो आगे हम बात करते हैं इसके बाद में, प्रोफेज हो गया, अब हम मेटाफेज की बात कर लेते हैं, ठीक है। मेटाफेज की बात हो जाती है, आइए समझते हैं मेटाफेज क्या कहना चाहता है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। मेटाफेज के अंदर कुछ भी नहीं होता, वो जो क्रोमोसोम जो है वो रैंडमली बिखर गए थे असलियत में, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कंटीन्यूअसली डिसअपीयर हो चुकी है, और सेल ऑर्गेनेल भी अब हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके के जो क्रोमोसोम है असलियत में ना, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से हम 3 मार्क करते हैं, वैसे बोलते तो ये ज्यादा है, ठीक है। और ये हमारा हो गया सेंट्रियोल, एस्टर, ठीक है, ये एस्टर हो गया, कि यहां से ये जो है इस तरीके से, ये इस तरीके से, इस तरीके से ये जो है इनको खींचेंगे अब ऐसे करके, ठीक है, जोर लगा के हमेशा करेंगे। तो अब हम मेटाफेज की अगर बात करें, कुछ पॉइंट यहाँ पर निकल के आते हैं अपने। तो इस जो प्लेन है असलियत में, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर 2D में अगर बात करें, ऊपर से अगर आप देखते हैं तो इसको बोल देते हैं इक्वेटोरियल प्लेन बोल देते हैं इस चीज को, और इक्वेटोरियल प्लेन बोल देते हैं, और इस चीज को क्या बोलते हैं हम दूसरी चीज, या फिर मेटाफाइसियल प्लेट, ठीक है। तो मेटाफेसियल प्लेट हो जाती है। तो अगर हम मेटाफेज की बात करें तो मेटाफेज में कुछ पॉइंट निकल के आते हैं, वो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। तो ये है असलियत में, इसको रब कर देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मेटाफेज, ठीक है। ये एम फेज हो गया, ये मेटाफेज हो जाएगा। तो
मेटाफेज को अगर हम समझे तो ये असलियत में कहलाता है मोस्ट suitable phase for study of chromosome। हमें अगर क्रोमोसोम की स्टडी करनी होगी माइक्रोस्कोप के ऊपर, अगर हमें स्टडी करनी होगी क्रोमोसोम की माइक्रोस्कोप के ऊपर, तो हमें वो इसी स्टेज में जो है क्लियरली विजिबल होंगे असलियत में। तो मोस्ट सुटेबल फेज फॉर स्टडी ऑफ क्रोमोसोम, तो जो क्रोमोसोम है उसकी बहुत सुटेबल असलियत में ये जो है ये फेज होती है। दूसरी चीज क्या होती है, कंप्लीट हो जाता है असलियत में कंडेंसेशन। तो कंप्लीट कंडेंसेशन इज अचीव्ड, ठीक है। दूसरी चीज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली जो होती है हमारी डिस्ट्रक्ट हो जाती है। अब हाँ, मैं आपको एक और चीज बताता हूं। देखो, आपको मैंने क्रोमोसोम के बारे में बताया, क्रोमोसोम के नंबर के बारे में बताया। अब ये क्रोमोसोम कितने क्रोमोसोम है, कोई मुझे बताएगा? एक्चुअल में ये एक ही क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि सेंट्रोमियर से अभी भी अटैच है, तो अटैच होने की वजह से ये अभी एक ही क्रोमोसोम के नहीं, लेकिन जैसे ये दोनों अलग हो जाएंगे ये अलग-अलग क्रोमोसोम बन जाएंगे। तो अगर मैं आपको बात करूं, एक क्वेश्चन बनता है असलियत में कि जैसे हम सी की बात करते हैं, सी फॉर कंटेंट, तो कंटेंट की बात कर लेते हैं, तो कंटेंट मतलब सी। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि 23 क्रोमोसोम को हम अगर सी से डिनोट करते हैं, आप अगर सी को समझने लगते हैं कंटेंट को, तो आप इसको एग्जांपल के लिए, मैं समझने के लिए आपको ऐसा बता देता कि इसको हम 1 किलो बोल देते हैं, 1 केजी। तो आप ये समझ लो कि 23 क्रोमोसोम जो है, ये क्रोमोसोम, इनका वजन असलियत में 1 केजी है, ठीक है। तो 46 क्रोमोसोम का कंटेंट कितना होगा? जाहिर सी बात है इसका डबल, भाई ये 1 किलो है तो 46 मतलब डबल, तो क्रोमोसोम हो जाएंगे 46, तो इसका कंटेंट हो जाएगा 2C, हो गया ना, ठीक है। तो अब अगर यहां पर देखा जाए इस तरीके से, तो कंटेंट जो है हमारा अभी भी, ठीक है, वो डबल हो चुका है, ठीक है। पहले C था और 2C हो चुका है। तो आगे हम समझने की कोशिश करते हैं, कंप्लीट कंडेंसेशन हो जाता है असलियत में। और यहां पर अगर हम देखें तो क्रोमोसोम इस स्टेज के अंदर भी, क्रोमोसोम का अगर मैं आपको नंबर बताऊं तो क्रोमोसोम अभी भी यहां पर है अपने कितने कितने बताओ, 46, है ना। एस फेज से हम निकल चुके हैं, ठीक है। तो इसका कंटेंट अगर हम बात करते हैं, कंटेंट देखो आप, कंटेंट हो जाता है हमारा यहाँ पर डबल 4C। 4C कैसे आया? क्योंकि भाई अभी ये डिवाइड नहीं हुआ है ना ऐसे करके, तो एक्चुअल में यहाँ पर जो है 2C को ही असलियत में जो पहले था, अब हम डिप्लॉइड थे तो यहाँ से अब हम 4C हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम हो गया। अब कंटेंट ये हो गया हमारा, क्रोमोसोम नंबर हो गया, और ये हो गया हमारा कंटेंट हो गया। नंबर ऑफ क्रोमोसोम मैं आपको बता चुका हूँ और मैं आपको कंटेंट भी बता चुका हूँ इस तरीके से, ठीक है। आगे हम बढ़ने की कोशिश करते हैं और आगे हम और जानेंगे इसके बारे में। मेटाफेज आ गया, अब आपका आएगा इसके बाद एनाफेज आएगा, ठीक है। एनाफेज लिखते हैं जल्दी से। एनाफेज की बात कर लेते हैं। एनाफेज क्या है भाई साहब? बहुत इजी, कोई बात नहीं बड़ी, लिखते हैं यहाँ पर हम एनाफेज। तो जो एनाफेज होता है असलियत में, अगर ये हमारी सेल है, ठीक है, तो सेल जो होती है असलियत में वो इस तरीके से अब अलग हो चुके हैं। एनाफेज ही असलियत में वो स्टेज है जहां पर क्रोमोसोम का जो नंबर है वो डबल हो जाता है। ये देखो, ये देखो, तो एनाफेज में हम आ गए हैं। बस इसके बाद ज्यादा बचा नहीं है। ये इस तरीके से ये जो है, ये देखो, ये अलग हो चुके हैं, ठीक है। आपको क्रोमोसोम देख के ऐसे नहीं लग रहा है कुछ शेप बना रहे हैं असलियत में, वी शेप टाइप्स लग रहे हैं ऐसे करके। तो ये जो है हमारा एनाफेज है असलियत में। यहाँ स्पिंडल फाइबर जो है, तो यहाँ पर इसका पहला पॉइंट बनता है जो स्पिंडल फाइबर है, तो क्रोमोसोम गेट सेपरेटेड, या कह लो सिस्टर क्रोमेटिड कह लो इसको। सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, तो इसको मैं मिटा के कर देता हूं। सिस्टर क्रोमेटिड gets separated from each other,
ठीक है, तो क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो चुके हैं। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, क्योंकि अब आपको जो क्रोमोसोम का नंबर है असलियत में क्रोमोसोम, और जो नीट में क्वेश्चन आता है इस चीज को लेकर के, तो वो यहीं पर ही है असलियत में। अभी से पहले कितने क्रोमोसोम थे बताओ, कितने क्रोमोसोम थे, कितने थे 46, 46 से डबल हो जाएंगे अपने 92। ठीक है, कंटेंट कितना था आपका, कंटेंट 2C था, 2C से डबल होके अभी हो जाएगा 4C, क्योंकि 4C तो ये पहले से ही था ना, लेकिन क्रोमोसोम का जो नंबर है असलियत में वो डबल हुआ है, तो मैं यहाँ लिख देता क्रोमोसोम नंबर जो है अब वो डबल हो चुका है, तो क्रोमोसोम हो चुका है, कंटेंट भी डबल हो चुका है। ठीक है, तो ये एक समझने वाली बात हो जाती है। तो अब यहाँ पर और क्या समझने वाला है, आइए समझते हैं। शेप ऑफ क्रोमोसोम की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ मैं आपको लिखता हूँ शेप ऑफ क्रोमोसोम। तो शेप ऑफ क्रोमोसोम की बात कर लेते हैं। कुछ शेप्स होते हैं जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, तो जैसे मैं आपको बता देता हूं, एक वी शेप होता है, तो वी शेप को हम बोल देते हैं मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक। एल शेप को हम बोल देते हैं सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। इसके बाद आता है हमारा जे शेप, जे शेप को बोलते हैं हम एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। और आई शेप को हम बोल देते हैं टीलोसेंट्रिक। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर बता रहे हैं तो भाई पता तो होना ही चाहिए ना कि भाई क्या चीज पढ़ा रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं। तो ये कुछ शेप होते हैं, अभी आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, ये देखो ये वी शेप है, ये एल शेप है, ये वी शेप है। तो इस तरीके से इनके शेप्स के बारे में एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से खुल के बखान किया हुआ है, और आपको इसे पता होना ही चाहिए। तो ये हमारा हो जाता है एनाफेज हो जाता है। तो एनाफेज में क्या हुआ, हमारा कंटेंट जो है 4C था, इससे पहले वाले मेटाफेज में 4C था, क्योंकि कंटेंट को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि क्रोमोसोम आपस में अभी भी सेंट्रोमियर के लिए जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। लेकिन जो हमारे क्रोमोसोम नंबर है असलियत में वो अब डबल हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कमर तो तोड़ दी ना भाई साहब, समझ गए आप? तो इस तरीके से तो अब ये हमारा हो गया एनाफेज कंप्लीट हो गया। एनाफेज के बाद में हमारा आ जाता है टीलोफेज आ जाता है। ठीक है, ये अब अलग हो चुके हैं। टीलोफेज की अगर हम बात करें, इसको पूरा रन कर देते हैं जल्दी से। अगर हम बात करते हैं टीलोफेज की, टीलोफेज, तो टीलोफेज में अब अपने को क्या देखने को मिलता है, टीलोफेज में अब देखो डिवीजन हो चुका है। तो जो हमारा जो है सबसे पहले यहां देखने को मिलेगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन starts to reappear। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलिस also starts to reappear। अब वो भी दिखने लग जाएंगे। ठीक है, reappear। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो रीअपियर होने शुरू हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो आने लग जाती है, और जो क्रोमोसोम होती है असलियत में क्रोमोसोम्स स्टार्ट्स टू डीकंडेंस। अब कंडेंस है क्रोमोसोम, हमेशा थोड़े ना रहेंगे, सेल डिवीजन तो हो चुका है कभी, तो इसलिए डीकंडेंस। ठीक है, तो क्रोमोसोम होते हैं वो भी डीकंडेंस हो जाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका एक डायग्राम बना के बताता हूं कि हो क्या रहा है असलियत में। ठीक है, ये हमारा हो जाता भाई एस्टर, और एस्टर क्या हाल चाल तेरे, तू उधर मैं इधर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एस्टर। और आप ध्यान से देखो, ये देखो आप असलियत में ना ये अब सेल डिवाइड हो चुकी है। अब ये साइटोप्लाज्म के जरिए ही जुड़े हुए रह गए हैं इस तरीके से। अभी अगला स्टेप के अंदर हमारा आ जाएगा साइटोकाइनेसिस आ जाएगा। तो साइटोकाइनेसिस के अंदर ये जो है साइटोप्लाज्म ही होगा। इस चीज को मैं बोल रहा हूं यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप। ये हमारा भाई आ जाएगा एस्टर, और भाई एस्टर। ठीक है, तो एक एस्टर यहां चला गया, एक एस्टर यहां चला गया। जब इसने दोबारा डिवाइड करेंगे तो वापस से एस फेज के अंदर जो सेंट्रियोल एस्पेस में या एस्टर वो वापस डिवाइड करेंगे, तो एक एक ही जाता है। न्यूक्लियर में एनवेलप आ चुका है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर अब आपको क्रोमेटिन देखने को मिलेगा इस तरीके से, और अब वो डीकंडेंस भी हो चुके तो क्रोमेटिन ही बनेंगे ना वो। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है टीलोफेज हो जाता है। अब इसके बाद में हमारा आ जाता है कौन सा भाई साहब, टीलोफेज हो गया। साइटोकाइनेसिस में आ गए अब अपन, जो लास्ट स्टेज है हमारा सेल डिवीजन का।
ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस की हम बात कर लेते हैं। साइटोकाइनेसिस इस तरीके से आप देखो, ये न्यूक्लियस के अंदर हमने इसको बना दिया, एस्टर एस्टर अभी हम बना नहीं रहे हैं, ठीक है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो यहां पर असलियत में इस तरीके से जो है एक फोर्स लग रही है असलियत में। अगर फिजिक्स आपने थोड़ी बहुत पढ़ी है तो आपको पता होगा कि कौन सा फोर्स है जो इसके बीच में सेंटर की तरफ आ रहा है, कोई बताएगा मुझे? एक्चुअल में ये फोर्स होता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रहा है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस सेल को बीच में से इस तरीके से दबाने की कोशिश कर रहा है, वो दबा रहा है तो ये साइटोप्लाज्म जो है वो दो टुकड़े होने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे करके ये जैसे जैसे दबाते रहेंगे और कम होता जाएगा, और आगे देखा जाए तो ये अब दो सेल्स में डिवाइड हो चुकी है, टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। तो यही है असलियत में हमारा जो है, इसको बोलते हैं हम साइटोकाइनेसिस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस इसी चीज को बोलते हैं। ये इतनी आसानी से डिवाइड हो गया, आपको बड़ा अजीब ही लगा कि सर आपने तो कुछ बताया नहीं। जी हाँ, ये बहुत इजी ही है असलियत में। साइटोप्लाज्म का साइटोकाइनेसिस जो है वो इसी तरीके से होता है, आप देखो इस तरीके से। लेकिन मैंने आपको जो एग्जांपल दिया असलियत में, ये है असलियत में हमारे एनिमल सेल का। ये एनिमल सेल का एग्जांपल है, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर इस वाली लेयर को जो है हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन बोल देते हैं इस चीज को हम, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। तो ये सेल मेम्ब्रेन ही है असलियत में हमारी, जो इतनी फ्लेक्सिबल है, इसी वजह से बहुत आसानी से हो गया। लेकिन अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ना प्लांट सेल का भाई साहब, तो प्लांट सेल के अंदर होती है हमारी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो जैसे इस तरीके से आप देखो, ठीक है, और इसके अंदर हमारा ये हो गया है क्या? सेल मेम्ब्रेन, और ये हो गई है हमारी सेल वॉल, ठीक है। और ये हो गया हमारा जो है अंदर का सेल, और सेल मेम्ब्रेन हो गई है। अब देखो ये सेल वॉल जो होती है ये इतनी टाइट होती है असलियत में ना, कि ये सेल वॉल समेत टुकड़े नहीं कर पाता। सेल मेम्ब्रेन तो देखो कितनी फ्लेक्सिबल हो गई है। तो एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल होते हैं असलियत में, इस तरीके से डॉट 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 करके समझा देता हूं। ये समझने वाली बात है, इसीलिए मैं समझा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोल देते हैं फ्रैगमोसोम बोलते हैं। तो जब प्लांट के केस में बात कर लेते हैं हम, प्लांट सेल, तो प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? फ्रैगमोसोम्स जो होते हैं वो यहाँ बीच में जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। और जब वो यहाँ बीच में आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं असलियत में इस तरीके से ना, तो यहाँ पर वो यहाँ इसको आके फिल कर देते हैं, और असलियत में इसको बना देते हैं कैल्शियम पेक्टेट की क्या बनी होती है वो? कैल्शियम पेक्टेट का क्या होता है वो बना हुआ, जो सेल को सेल से जोड़ती है उसको सेल कैल्शियम पेक्टेट की बना देती है वो सेल, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर सेल कैल्शियम पेक्टेट की सेल प्लेट, ठीक है। और वो बनी होती है हमारी कैल्शियम पेक्टेट की, कैल्शियम पेक्टेट इस तरीके से। तो अब ये चीज होती है हमारी एनिमल के अंदर, और ये हो जाती है हमारी प्लांट के अंदर, ठीक है। अब ये सारा हमारा सेल डिवीजन कंप्लीट हो गया। थोड़ा बहुत हम सिग्निफिकेंस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है भाई? क्या है सिग्निफिकेंस? इतना सारा आप पढ़ा तो चुके हो, ऊपर हमें समझ में तो नहीं आ रहा है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो सिग्निफिकेंस क्यों हमने पढ़ा इसे? सिग्निफिकेंस क्या है? जो माइटोसिस है असलियत में, माइटोसिस इज फॉर रिपेयर ऑफ टिश्यूज, ठीक है। दूसरी चीज सेल डिवाइड करती है, क्यों? सेल डिवाइड टू रेस्टोर न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो, ठीक है। तो ये इस तरीके की सिग्निफिकेंस है। हीलिंग के अंदर काम आता है, हेल्प्स इन हीलिंग। तो ये तीन हमें सिग्निफिकेंसेस के जाने।
और यहाँ पर आपका हो जाता है सेल डिवीजन सेल साइकिल का माइटोसिस वाला डिवीजन कंप्लीट। तो आगे इसके बाद पढ़ेंगे मियोसिस, और मियोसिस जो है असलियत में मियोसिस जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।